कैन यू बिलीव कि एक कोक कैन और एक प्लास्टिक कप ने 30 साल पुराने सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर केस को सॉल्व किया? यस, एक कोक कैन ने। और यह केस अपने आप में ही सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट मैंडी स्टैविक की न सिर्फ हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि उसको जस्टिस मिलने में भी 30 साल लग गए। वहीं मैंडी का गुनहगार बड़ी बड़ी पुलिस एजेंसीज की नाक के नीचे से निकल गया। सरप्राइजिंगली ये क्राइम दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हुआ जहां किसी ने सोचा नहीं था। Acme is a very small community. Everybody knows each other. एक्मे 300-350 की पॉपुलेशन वाला वॉशिंगटन का एक छोटा सा टाउन था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, और सेफ्टी इतनी कि लोग अपने घर का दरवाजा तक लॉक नहीं करते थे। लेकिन 24 नवंबर 1989 को एक्मे में सब कुछ बदलने वाला था। 18 साल की मैंडी यूं तो हमेशा अपनी मदर के साथ जॉगिंग के लिए जाती थी, बट उस दिन वो सिर्फ अपनी जर्मन शेफर्ड डॉग कायरा के साथ नूकसैक रिवर तक जॉगिंग करने के लिए निकली। उसको पता भी नहीं था कि ये उसकी आखिरी जॉग होने वाली थी। कुछ घंटों बाद सिर्फ उसकी डॉग कायरा ही घर वापस आई। The dog had returned, but she hadn't. इवन दो उस रूट पर सिर्फ 10 से 12 ही घर थे, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने उसे कायरा के साथ घर वापस लौटते देखा। यहाँ तक कि उसके भाई ली ने भी, जो उस वक्त आधे रास्ते पर पड़ने वाले एंडरसन्स के घर पर था। मैंडी को गायब हुए 24 घंटे हो चुके थे। पूरा एक्मे टाउन उसकी तलाश में लग गया, पर कोई क्लू नहीं मिला। An exhaustive search goes into its second day since 18-year-old Amanda Stavik suddenly disappeared yesterday afternoon. 3 दिन बाद मैंडी की डेड बॉडी घर से 6 मील दूर नूकसैक रिवर में मिली। उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे। Everyone in this small community had hoped wouldn't happen did happen. अब राज सिर्फ मैंडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट ही खोल सकती थी। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है, कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया बाय ड्रॉनिंग, यानी डेथ का कॉज था डूबकर दम घुटना। लेकिन मैंडी की बॉडी जहां पर मिली वहां पर स्ट्रगल के कोई साइन नहीं थे, और तो और उस पॉइंट पर पानी इतना गहरा भी नहीं था, प्लस मैंडी एक अच्छी स्विमर भी थी, तो यानी तय था कि मैंडी की डेथ डूबकर तो नहीं हुई। बट मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही थी, हेड इंजरी एंड सेक्सुअल असॉल्ट। शायद मैंडी के सर पर किसी ने जोर से वार कर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया था। इस घटना से पूरा टाउन शॉक था। We were in shock. People were crying. सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मैंडी के साथ ऐसा किसने किया? क्या किलर उन्हीं के बीच में से था या फिर कहीं बाहर से आया था? और क्या वो अपने अगले शिकार की तलाश में था? किलर कहीं ना कहीं अभी भी आजाद घूम रहा था। So much unknown. प्लीज इस केस को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ किसी फिल्म की तरह ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, बट एंड में एक लेसन है जो शायद हम सबको पूरी लाइफ याद रखना चाहिए। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ मैंडी स्टैविक। 1986 में यूएसए में क्राइम केसेस के लिए डीएनए टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए इस केस में किलर के डीएनए का मिलना काफी जरूरी था। फॉर्चुनेटली पुलिस को मैंडी की बॉडी से एक अनआइडेंटिफाइड मेल का डीएनए मिलता है, बट चेक करने पर यह डीएनए एफबीआई के क्रिमिनल डेटा में किसी से मैच नहीं हुआ। इससे एक बात तो साफ थी, ये क्राइम किसी पेशेवर क्रिमिनल का नहीं था। तभी पुलिस को एक ऐसे आदमी की टिप मिलती है जिसने शायद मैंडी को आखिरी बार जिंदा देखा था। पुलिस ने लोकल आई विटनेसेस की हेल्प से उसका कुछ इस तरह का स्केच तैयार करवाया। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी, हर लीड को फॉलो किया गया, सारे विटनेसेस के बयान दर्ज हुए, और फाइनली एक नाम निकल के सामने आया, डेविड सुची। डेविड सुची नाम का एक ड्रिफ्टर सेम डे उसी एरिया में देखा गया था। ड्रिफ्टर का मतलब होता है एक आवारा आदमी जिसकी इमेज कुछ खास अच्छी ना हो समाज में, लेकिन उसका डीएनए भी क्राइम सीन पर मिले उस अनआइडेंटिफाइड मेल डीएनए से मैच ही नहीं हुआ, और पुलिस को डेविड सुची को रूल आउट करना पड़ा। पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। 20 साल बीत गए, 2 डिटेक्टिव्स बदल गए, क्राइम अनसॉल्व रहा, लेकिन पुलिस तब भी नहीं रुकी। साल 2009 डिटेक्टिव केविन बोही को ये केस ट्रांसफर हुआ। उन्होंने 1989 के वक्त एक्मे में रहने वाले सारे मेल पर्सन्स के डीएनए कलेक्ट करना शुरू किए। 4 साल बीत गए,
लेकिन एक भी सैंपल मैच नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैंडी की फैमिली मेंबर्स इंसाफ का वेट करते करते थक चुके थे और एक्मे टाउन की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। ये दो लेडीज हीदर एंड मेरिली एक वाटर पार्क में टकराती है। दोनों एक ही कॉलेज में मैंडी के साथ पढ़ती थी। बातों बातों में मैंडी का जिक्र हो जाता है और फिर एक ही वक्त पर दोनों की जुबान पर एक ही शख्स का नाम आता है जिस पर उन्हें हमेशा से मैंडी के कातिल होने का शक था और उसका नाम था टिम बास, जो सेम कॉलेज में पढ़ता था। बट आखिर उन्होंने टिम बास का ही नाम क्यों लिया? क्या एक्चुअली टिम ही कल्प्रिट था? और अगर इन दोनों को टिम पर पहले से ही शक था तो वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे? इन सब के जवाब के लिए चलते हैं मैंडी के कॉलेज डेज की तरफ। कॉलेज के दिनों में हीदर और मेरिली के टिम के साथ काफी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि टिम ने स्कूल ट्रिप पर हीदर को फिजिकली मोलेस्ट करने का अटेम्प्ट किया था और वहीं देर रात मेरिली के घर जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे फोर्स किया था। इमेजिन करिए एक कॉलेज स्टूडेंट जो साथ में पढ़ता हो, वो अपने ही कॉलेज मेट को इस तरह से हैरेस और मोलेस्ट करे, वो बार बार उन्हें प्रेशर डाले कि वो किसी भी तरह से उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। किस तरह का मेंटल ट्रॉमा उन दोनों ने झेला होगा और उनके दिल में इस बात का इतना ज्यादा खौफ था कि उन्होंने ये सारी बात सबसे छुपा कर रखी। लेकिन इतने सालों बाद अब हीदर और मेरिली को समझ आ चुका था कि मैंडी को इंसाफ दिलाने के लिए उनका बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने फाइनली हिम्मत करके पुलिस से कांटेक्ट किया। दोनों ने टिम बास पर शक करने की अपनी वजह बताई और साथ ही टिम के साथ हुए अपने डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया। और ये एक मेजर लीड थी जो पुलिस को 25 सालों बाद मिली। टिम का घर मैंडी के घर के पास ही था। इनफैक्ट दोनों की फैमिलीज के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस थे और टिम का छोटा भाई टॉम मैंडी का दोस्त था। बट हैरानी की बात यह थी कि अगर टिम ही असली मुजरिम था तो फिर उसका डीएनए उस अननोन मेल डीएनए से मैच क्यों नहीं हुआ, जबकि पुलिस ने तो उस एरिया के सारे मेल डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट किए थे। और इसका रीजन था उस वक्त हुई जांच में लापरवाही। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पुलिस ने कभी टिम या उसके फैमिली मेंबर्स का सैंपल लिया ही नहीं था, क्योंकि टिम की फैमिली और मैंडी की फैमिली काफी क्लोज थे, इसलिए उन पर किसी को शक ही नहीं हुआ। और ये पुलिस डिपार्टमेंट से हुई सबसे बड़ी चूक थी। टिम मुजरिम था या नहीं ये सिर्फ उसके डीएनए से पता चल सकता था। इसलिए पुलिस बिना और देरी किए हुए टिम से मिलने उसके घर जाती है। 25 सालों से टिम एक्मे से 30 किलोमीटर दूर एवर्सन में अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। वहीं पर एक बेकरी शॉप में वो एक डिलीवरी ट्रक ड्राइवर भी था। पुलिस टिम से मिलती है और उसे पूरा केस समझाती है एंड उससे उसका सलाइवा का सैंपल मांगती है। बट टिम अपना सैंपल देने से साफ मना कर देता है। यहीं से पुलिस का टिम पर शक और भी गहरा हो जाता है और वो टिम का बैकग्राउंड चेक करने का फैसला लेती है। सबसे पहले पुलिस टिम के भाई टॉम बैस से मिलती है। टॉम ने पुलिस को बताया कि टिम हमेशा से ही एंटी सोशल था और कॉलेज में हुए उसके ब्रेकअप ने उसे और भी ज्यादा एग्रेसिव बना दिया था। उस ब्रेकअप के बाद टिम के अंदर सारी वुमेन के प्रति एक अजीब तरह की नफरत सी थी, मानो वो लड़कियों और महिलाओं को अंदर ही अंदर काफी हेट करता हो। मैंडी की डेथ के 6 वीक बाद टिम ने अपनी कॉलेज की जीना मेलोन से शादी कर ली। जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड कि ऐसे लड़के से शादी करने वाली लड़की की कैसी लाइफ होगी। पुलिस जब टिम की वाइफ जीना से मिली तो उसने जो खुलासे किए वो भी काफी हॉरिफाइंग थे। टिम एक ऐसा कंट्रोलिंग और इमोशनली अब्यूजिव पार्टनर था जो अपनी वाइफ को एक नौकर की तरह ट्रीट करता था। जीना चाह करके भी टिम को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि टिम ने उसे धमकी दे रखी थी कि यदि उसने ऐसा किया तो वो जज से झूठ बोलकर 3 बच्चों की कस्टडी अपने नाम करवा लेगा। और वो ये सब 30 सालों से झेल रही थी। जीना के लिए ये शादी एक जेल की तरह थी। इतने सारे खुलासों के बाद पुलिस की नजर में अब टिम एक प्राइम सस्पेक्ट था, बट उसको मुजरिम साबित करने के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत थी। पुलिस को हर हालत में उसका डीएनए सैंपल चाहिए था, इसलिए पुलिस ने एक टीम बनाई और पूरी रात उसके पीछे लग गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद टिम कोई ऐसा सामान या आइटम यूज करके फेंकेगा जिसमें उसका सलाइवा होगा। लेकिन यहाँ भी पुलिस के हाथ सिर्फ फेलियर ही लगा। या तो ये इत्तेफाक था या फिर टिम जरूरत से ज्यादा शातिर था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुल रहा होता है,
और वो नया दरवाज़ा था टिम की बॉस किम वैगनर। पुलिस किम से मिलने गई और उन्हें सारी बात बताई। किम का भी टिम के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने टिम का वुमेन के प्रति एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखा था, उसे नोटिस किया था, इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन वो पुलिस की हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। किम को अब कैसे भी करके टिम का डीएनए सैंपल लेना था, इसलिए अब वो हमेशा टिम पर नजर रखने लगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी एक बार ऐसा मौका मिलेगा जिसमें कुछ ऐसा उनके हाथ लगेगा जिसमें टिम का डीएनए होगा। 3 महीने बीत गए और फाइनली वो दिन आ ही गया। टिम ने इस कोक कैन और इस प्लास्टिक कप को यूज कर डस्टबिन में फेंका। टिम के पास यही एक मौका था। उन्होंने टिम की नजरों से बचते हुए उस कोक कैन और प्लास्टिक कप को रिट्रीव किया और पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कुछ वक्त बाद टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। क्राइम सीन पर मिला अननोन डीएनए टिम बास का ही था। 30 years after her death, the man accused of murdering Maddie Stavik is about to stand trial. 12 दिसंबर 2017 को पुलिस ने टिम को मैंडी की किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट एंड कत्ल के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। ये केस सभी के लिए काफी पर्सनल था, जिसका एक एग्जाम्पल थे प्रोसिक्यूटर डेव मैकीक्रन, जो न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद भी मैंडी की तरफ से एज अ प्रोसिक्यूटर केस लड़ने के लिए आए, बल्कि उन्होंने इसके लिए कोई भी फीस नहीं ली। बट केस अभी क्लोज नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रायल के दौरान टिम ने मैंडी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सभी शॉक्ड रह गए। टिम ने कहा कि उसके और मैंडी के बीच में एक सीक्रेट अफेयर था और उस दिन उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए थे, जिस वजह से पुलिस को मैंडी की बॉडी में टिम का डीएनए मिला। ये तो काफी अजीब तरह का बयान था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मैंडी और स्टैविक का कोई कनेक्शन ही नहीं था, दोनों के बीच ना कोई बातचीत होती थी, ना दोनों सेम क्लास में थे। इनफैक्ट टिम मैंडी से 4 साल सीनियर था। किसी ने भी मैंडी और टिम को कभी भी किसी भी जगह कहीं साथ देखा ही नहीं था। टिम का यह बयान घटियापन की सारे हदों को पार कर जाता है। टिम के दावे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे, क्योंकि उसके सच को सामने लाने के लिए खुद उसके घर वाले ही सामने आ गए। टिम की वाइफ जीना ने कोर्ट में बताया कि उसने टिम को अपनी माँ से ये कहते सुना कि वो सारा ब्लेम उसके फादर पर डाल दे, यानी टिम के फादर पर डाल दे, क्योंकि टिम के फादर को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे। बट टिम की माँ ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। किस घटिया लेवल का ये आदमी है जिसने अपनी माँ से अपने फादर पर ब्लेम डालने के लिए कहा, एक लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। टिम के भाई टॉम ने भी गवाही दी और उसने बताया कि कैसे टिम ने उस पर प्रेशर डाला कि वो कोर्ट में ये बयान दे कि मैंडी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके और मैंडी यानी टॉम और मैंडी के बीच फिजिकल रिलेशन थे, ताकि सेक्सुअल असॉल्ट वाले एंगल को जुटलाया जा सके। टिम अपने बचाव में हर हद तक गिर चुका था, लेकिन 30 साल का इंतजार, 2 हफ्ते का ट्रायल और 5 घंटे की डिलिब्रेशंस के बाद फैसला आ ही गया। टिम को मैंडी के किडनैप, सेक्सुअल असॉल्ट और किडनैपिंग के चार्ज में 27 साल की सज़ा सुनाई गई।